बच्चों, कल मैंने आपको कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। कोशिका की संरचना मैंने आपको समझाई थी। पादप कोशिका का चित्र भी बना के दिखाया था। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर भी होते हैं। शायद ये भी मैंने बताया होगा, नहीं बताया तो बता देंगे लास्ट में। और अब जो कोशिका के मुख्य 3 भाग मैंने आपको बताए थे, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, कोशिकांग, बहुत सारी बातें, रिक्तिका, ये सब बताई थी मैंने आपको। अब धीरे धीरे उन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीव द्रव्य के विभिन्न भाग। तो बच्चों, जीव द्रव्य के विभिन्न भाग शुरू करते हैं। तो बच्चों, जीव द्रव्य के विभिन्न भाग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जीव द्रव्य के विभिन्न भागों में 3 मुख्य भाग हैं इसके: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य व केंद्र। अब हम पहले लेते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका के अंदर की ओर एक झिल्ली है, जैसे मैंने बताया था कल भी, प्याज की झिल्ली के समान ही होती है। अब ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब इसमें छोटे छोटे कण तो आर पार हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कण आर पार नहीं हो सकते। अर्धपारगम्य, अर्ध मतलब आधा, आधी चीजें जाएंगी, आधी नहीं जाएंगी। तो ये अर्धपारगम्य एक झिल्ली की तरह होती है, जीवित होती है, मृत नहीं होती। हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें मृत भी हैं, जैसे हमारे नाखून है, हमारे बाल है, पहले जीवित होते हैं फिर मृत हो जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखोगा स्किन करने लगती है तो मृत हो जाती है, लेकिन ये जो झिल्ली है ये जीवित है। अगर ये टूटेगी, कटेगी, फटेगी, आपको दर्द होगा, ठीक है। तो जीवित चीज़ों के कटने से हमें दर्द होता है। तो ये जीवित है, लचीली भी है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग लचीले हैं, आपने देखा है। ये जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। मैंने कहा ना कुछ अंतर भी होते हैं, तो बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। तो आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु कोशिका में भी होती है और पादप मतलब पौधों की कोशिकाओं में भी ये होती है। इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है कि ये रक्षात्मक आवरण है। ये कोशिका के अंगों को सुरक्षित रखती है, उसके द्रव्य को सुरक्षित रखती है, इधर उधर फैलने नहीं देती। अगला है आकार देना। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। जैसी कोशिका बननी है वैसा ही उसको आकार प्रदान करेगी। फिर आता है कोशिका द्रव्य का संरक्षण। ये कोशिका द्रव्य की रक्षा करती है, बाहर के द्रव्य को अंदर वाले द्रव्य से नहीं मिलने देती, अंदर के द्रव्य को बाहर के द्रव्य से मिलने नहीं देती। एक तरीके से पर्दे का कार्य करती है। बाहर से आने वाले या अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। वही चुनेगी कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। इसीलिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, विसरण व परासरण। विसरण और परासरण को समझेंगे। विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलना। ये टॉपिक आपको कई जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आप सुबह सुबह पूजा करने के लिए घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं घर के किसी एक कोने में, तो उसकी जो गंध है वो सारे में फैल जाती है। इसी को कहते हैं हम विसरण, फैलना। तो जहाँ हमने धूप बत्ती जलाई या अगरबत्ती जलाई, वहाँ उसका धुआं इकट्ठा होने लगा, फिर वो फैल लगा। जैसे घर में भोजन बन रहा होता है, खाना, तो उसकी गंध हमें दूर तक आती है। उसका कारण भी विसरण है, गैस के अणुओं का फैलना। तो हमारे जीवन में विसरण के बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने देखे और मैंने 2 आपको बताए भी। तो विसरण हमेशा जहाँ अधिक होता है वहाँ से कम की ओर जाना शुरू कर देता है।
जैसे पानी में एक कांच के गिलास लीजिए और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा एकदम बहुत ज़्यादा बैंगनी, गाढ़ा बैंगनी होता है। जैसे आप उसे पानी में डालेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें से गुलाबी रंग के कण निकलकर फैलने लगेंगे। तो ये भी एक प्रकार का विसरण है। विसरण मतलब फैलना। बच्चों, अब मैंने बताया फैलना, कैसे फैलना, ज़्यादा से कम की ओर फैलना। कैसे फैलना? ज़्यादा से कम की ओर। अच्छा चलो बच्चों, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पात्र है, ठीक है। इसमें मैंने लिया तनु विलयन और ऊपर डाल दिया सांद्र विलयन। अगर आपको याद हो तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे 2 गिलास पानी है, एक गिलास में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली और दूसरे गिलास में मैंने 20 चम्मच चीनी डाली, तो 20 चम्मच चीनी वाला सांद्र होगा, गाढ़ा होगा। जब इन दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तो तनु में चीनी कम है और सांद्र में चीनी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर चीनी भागेगी। चीनी यहाँ पर विलेय पदार्थ है, विलेय और विलायक मैंने समझाया। तो सांद्र विलयन में विलेय ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? विलेय। तो विलेय सांद्र से तनु की ओर गति करेगा और तनु विलयन में क्या ज़्यादा होता है? विलायक। तो विलायक तनु से सांद्र की ओर जाएगा। ये दोनों गतियाँ शुरू हो जाएंगी। इसी घटना को हम विसरण कहते हैं। एक बार फिर समझिए, तनु विलयन के ऊपर मैंने सांद्र विलयन डाल दिया तो तनु विलयन से विलेय जाएगा, नहीं, सांद्र विलयन से विलेय आएगा तनु विलयन की ओर और तनु विलयन से विलायक जाएगा सांद्र विलयन की ओर। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों विलयनों में विलेय और विलायक की मात्राएं समान न हो जाए, अनुपातिक न हो जाए। अच्छा, तो ये थी विसरण। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों विलयनों के बीच में कुछ भी नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। अब मैं एक रुकावट लगा देता हूँ और उसका नाम देता हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी मैंने दोनों के बीच में। मैंने बताया इस झिल्ली में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इससे छोटी छोटी चीज़ें ही निकल सकती हैं, ठीक है। विलेय के कण बड़े होते हैं, विलायक के कण छोटे होते हैं। तो विलेय के कण तो गति करना बंद कर देंगे जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग करेंगे तो तनु विलयन से विलायक जाएगा, लेकिन सांद्र विलयन से विलेय नहीं आ पाएगा। तो ये घटना है परासरण, इसे कहते हैं परासरण। तो विसरण और परासरण में आप अंतर समझ गए होंगे। परासरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, लेकिन परासरण केवल द्रव में होता है। ध्यान रखेंगे, परासरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में परासरण की क्रिया होती है, कोशिकाओं में द्रव का आना और जाना परासरण की घटना के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ पर आपको परासरण पढ़ाया जा रहा है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। विसरण मतलब फैलना, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, उसमें कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती। लेकिन परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसकी वजह से विलेय का आवागमन या छोटे कणों का आवागमन हो जाता है, लेकिन विलायक का आवागमन हो जाता है, क्योंकि विलायक के कण छोटे होते हैं, लेकिन बड़े कण विलेय जैसे बड़े कणों का आवागमन नहीं हो पाता। ये घटना आपकी परासरण मैंने आपको समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिकाओं में मैंने बताया कि द्रवों का अंदर बाहर जाना किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। अब मैं आपको इससे संबंधित अगले टॉपिक समझाता हूँ। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकाओं। कल मैंने आपके सामने कोशिका का चित्र बनाया था, उसमें कोशिका के बहुत सारे अंग थे, उनको हम कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया था,
हरिप्लवक था, राइबोसोम्स था, अंत्यप्रद्रव्य जालिका थी, बहुत सारी चीज़ें थी, रिक्तिका थी, केंद्रक था, बहुत सारे लाइसोसोम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब उन्हीं अंगों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा अंत्यप्रद्रव्य जालिका। अंत्यप्रद्रव्य जालिका ये प्लाज्मा झिल्ली के पास मिलेगा या तो आपको, या केंद्रक के पास जुड़ा हुआ मिलेगा, या केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली दोनों से जुड़ा रहता है। ये कुछ कुछ किताब में इस तरह के चित्र के अनुसार दिखाई देता है, यहाँ देख सकते हैं आप। वैसे ये 3 भाग होते हैं इसके, कुछ इसमें लंबी संरचनाएं होती हैं, कुछ इसमें अंडाकार थैलियाँ होती हैं, और कुछ इसमें छोटी और शाखायुक्त अनियमित आकृति की नलिकाएं होती हैं। इस तरीके से इसको हमने 3 भागों में बांटा है। यह है आपकी अंत्यप्रद्रव्य जालिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये कोशिकाओं की संरचना कैसी है, और दूसरा इनका कार्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्य। कार्य के ऊपर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके कार्य है पदार्थों का स्थानांतरण करना, अंदर बाहर करना, क्योंकि ये केंद्रक के पदार्थों को कोशिका द्रव्य में ले आता है, और अगर ये झिल्ली से जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली से, तो फिर केंद्रक और बाहर के पदार्थों का आदान प्रदान भी ये करेगा। कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका 1 से 2 होती है तो केंद्रक का निर्माण होता है, और केंद्रक के चारों तरफ भी एक आवरण होता है, एक झिल्ली होती है। तो ये जब कोशिका विभाजन होता है तो अंत्यप्रद्रव्य जालिका केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली बना लेती है, जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं। कला मतलब झिल्ली। और क्या है इसका कार्य? राइबोसोम। इसमें छोटे छोटे तो नहीं, जैसे भी है राइबोसोम्स भी इसमें मिलते हैं हमें। और आप जानते हैं राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। छोटी क्लास कक्षा 8 में भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइबोसोम्स का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। छोटी क्लास में भी ये पाठ दिया हुआ है, बहुत सरल शब्दों में दिया हुआ है, एक बार चाहें तो वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद वसा का संश्लेषण भी यहाँ होता है। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो ये ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार अंत्यप्रद्रव्य जालिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें इसके कार्य और इसकी रचना के बारे में हमें समझना है। इसी प्रकार जितने भी मैं आपको कोशिकांग पढ़ाऊंगा उन सब की रचनाएं और उनके कार्य आपको याद रखने होंगे, डायग्राम बना के देखने होंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आने वाली अगली क्लासों में भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही चित्र बना कर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और एक एक टॉपिक को अच्छे से बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। याद जीव विज्ञान तभी होगा जब आप बार बार मेरा वीडियो देखेंगे और उसका नोट बनाएंगे कॉपी पे कि सर ने आज क्या क्या पढ़ाया है। मैं बार बार कहता हूँ, एक बच्ची नैना है, वो अपनी कॉपी पे मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे नोट बनाती है, ये उसकी बहुत अच्छी आदत है। आप लोगों को भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। पहले पढ़िए, फिर नोट करिए, फिर वीडियो देखिए, फिर जो नोट बनाया उसको समझिए। इस तरीके से बार बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और अपनी जिम्मेदारी को कैसे लेकर चलना है ये भी आप जानते हैं कि हमें जीवन में कुछ बनना है, इसलिए अभी मेहनत करेंगे तभी हमारा जो हमने सोचा है वो हमें मिलेगा। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है वो हमें तभी मिल पाएगा। और याद करने के लिए सबसे आसान है कि आप वीडियोस को बार बार देखते रहें और योगा करें, जिससे याददाश्त बढ़ सकती हो। सुबह सुबह व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। लेकिन घर से बाहर न निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। ये हमें सावधानी
अपनाने से इससे बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगा बच्चों, आपका जो टॉपिक है, जो आपका पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई, इसमें मैंने जो आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। धीरे धीरे ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आते रहें। और छोटी क्लास से भी मैं कहूँगा एक बार किताब लेकर अगर मिल जाए तो, नहीं तो मैं उसका फ़ोटो डाल दूँगा आपके ग्रुप में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और आपके माता पिता भाई बहन सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।